एवरीवन वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस इन एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस 8:30 बज चुका है और 8:30 बजे डेली लगाते हो आप लोग एक सेट, ठीक है, जिसमें होते हैं 100 क्वेश्चंस। तो आज हम लोग एक और सेट इसमें करने जा रहे हैं, तो जल्दी से आप सभी आ जाओ क्योंकि ये सेट आपके बिहार ईएसआई एग्जाम जो होने वाला है और बिहार एसआई सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और कोई भी एग्जाम जहाँ पे भी जीके पूछा जाएगा उन सभी एग्जाम के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाओ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, आनुवांशिक लक्षण जनक के संतान में किसके द्वारा जाते हैं। आनुवांशिक लक्षण जनक के संतान में किसके द्वारा जाते हैं। तो जनक से संतान में, के नहीं से होना चाहिए, ठीक है। तो आनुवांशिक लक्षण जो है वह जीन से ट्रांसफर होता है अपने पेरेंट्स से, किसमें, तो ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी का अर्थ क्या है। आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। ये होता है बैसिलस कामेटिग्यूरिन। क्या है, बैसिलस कामेटिग्यूरिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था। डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम कॉर्नबर्ग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, कॉर्नबर्ग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम्स किससे बने होते हैं। राइबोसोम्स किससे बने होते हैं। तो राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, आरएनए और प्रोटीन राइबोसोम को बनाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी होती है। सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी होती है। यह है प्रोफेज, ठीक है। देखो ये डिवीज़न का अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग स्टेज होता है। इसी में आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे लंबा स्टेज कौन सा होता है। ये होता है प्रोफेज। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है क्योंकि उसमें होती है। आपने बहुत बार पढ़ा है, लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या का थैला या आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। एटम बम भी उसको कहा जाता है। लेकिन क्यों कहा जाता है ये आप बताओ, क्यों कहा जाता है। क्योंकि जल अपघटक एंजाइम उसमें पाए जाते हैं और जब लाइसोसोम, जब सेल ऐसा फील होता है कि ये सेल अब यूजेबल नहीं है, तो ये उसको खुद को ही एनगल्फ कर लेता है, यानी खुद को ही डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका का पावर हाउस कौन है। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है। आसान सा क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम रूप में जैविक ऊर्जा किसमें प्राप्त होती है। अंतिम रूप में जैविक ऊर्जा को हम लोग प्राप्त जो करते हैं किस रूप में करते हैं, तो वह करते हैं एटीपी के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब आदि में पौधों व जंतुओं के बीच पारिस्थितिक संबंध को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता, वह क्या कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है, एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि तो करता है पर वह उससे भोजन नहीं लेता, उसको क्या कहा जाता है। उसको कहा जाता है सहजीवी, ठीक है। अगर एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि भी कर रहा है और उससे भोजन भी ले रहा है तो उसको हम लोग परजीवी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं वह क्या कहलाते हैं। वो पादप, वो पौधे जो जीवन में सिर्फ एक बार फूल धारण करते हैं, उसके बाद ऐसा देखा जाता है कि 99% जो ऐसे पौधे हैं वह एक बार फूल धारण करने के बाद मर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मोनोकार्पिक। क्या कहा जाता है, मोनोकार्पिक। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है। जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है किसके कारण। जीन म्यूटेशन किसके कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है, ये होता है डीएनए के जीनों के क्रम में परिवर्तन से, ठीक है। डीएनए के जीनों के क्रम में परिवर्तन से जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भोजपत्र किससे मिलता है। भोजपत्र किससे मिलता है, तो बहुत बार ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है एग्जाम में। ये बेटुला के छाल से प्राप्त होता है भोजपत्र, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है लंबे रेसे कहलाते हैं। लंबे रेसे क्या कहलाते हैं? लंबे रेसे लींट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लींट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रावदा निम्नलिखित में से कहाँ का मुख्य समाचार पत्र है? प्रावदा, प्रावदा कहाँ का मुख्य समाचार पत्र है? कहाँ का है प्रावदा? तो प्रावदा मॉस्को रूस का मुख्य समाचार पत्र है। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे केकों का देश उपनाम से जाना जाता है? केकों का देश किसको कहा जाता है? केकों का देश किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है स्कॉटलैंड को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दुष्यंत कालिदास की किस रचना में मिलता है? दुष्यंत एक कैरेक्टर है, बहुत ही फेमस कैरेक्टर है। किस कालिदास के किस रचना में दुष्यंत कैरेक्टर है, ये आपको बताना है। किस कैरेक्टर में? तो ये है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखा गया है और इसमें एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है दुष्यंत। अगला क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। मनीला फिलीपींस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शांति का प्रतीक है, तो इन चारों में से बताओ शांति का प्रतीक क्या है? शांति का प्रतीक सफेद कबूतर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हजार झीलों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हजार झीलों के भूमि के नाम से फिनलैंड को जाना जाता है। किसको? फिनलैंड को। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश निम्नलिखित में से कौन है? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? कौन था? ये था संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने प्रथम मानव भेजा चंद्रमा पर। और कौन थे जिन्होंने कदम रखा? वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ओपेक की स्थापना कब हुई थी? ओपेक के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, जल्दी बताओ ओपेक की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? ये हुई थी 1960 में। ठीक है। इसमें फाउंडिंग मेंबर कितने थे? फाउंडिंग मेंबर थे 5। अभी वर्तमान में कितने मेंबर हैं? 14। ठीक है। अच्छा, इसका स्थापना कहाँ हुआ था? बगदाद में। लेकिन अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिया में, वियना ऑस्ट्रिया। ठीक है। वियना ऑस्ट्रिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति है। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति है फू दोरजी। कौन है? फू दोरजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जुलोती किस देश की मुद्रा है? जुलोती, जुलोती किस देश की मुद्रा है? तो यह पोलैंड की मुद्रा है। पोलैंड की मुद्रा है जुलोती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है देश में नरोरा नाविकीय शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? नरोरा नाविकीय शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हिंदी फिल्म अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? राजकुमार का असली नाम क्या था? राजकुमार का असली नाम था भूषण पंडित। क्या नाम था? भूषण पंडित। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन है? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है फिल्म जगत के? सिर्फ आपको ध्यान देना है फिल्मी जगत के वो लोग हैं जिनको सबसे पहली बार भारत रत्न मिला है। कौन है वो है सत्यजीत रे। कौन है? सत्यजीत रे। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो मिट्टी के जो बर्तन थे हड़प्पा कालीन समय में, उस वक्त किस रंग का उपयोग किया जाता था सामान्यतः? ये था लाल रंग। देखो लाल और काला, ठीक है, वो लोग दो ही कलर का यूज करते थे, लाल और काला। यहाँ काला है नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा? लाल रंग। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है? ये समर्पित है सोमदेव को और इस पे पर नामकृत देवता। ठीक है। सोमरस आप जानते हो ना, सोमरस और सोमदेव। ठीक है। तो यहाँ पे इसी पे का बात किया जा रहा है, सोमरस का। तो सोम और सोमदेव ये दोनों पर दोनों को समर्पित है 9वां मंडल। अगला क्वेश्चन है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में कितना रखा गया था? जो भी एरिया थे वहां पे लगभग ऑलमोस्ट जो दर था भू राजस्व का वो कितना था? तो वो था 1/6। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? बराबर का गुफा जो था उसको आश्रय गृह के रूप में किस धर्म के लोगों ने यूज किया था? कौन सा धर्म है इससे संबंधित, जल्दी बताओ। तो ये धर्म था आजीवक धर्म के आजीवक संप्रदाय के लोगों के द्वारा ये यूज किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पुराना जैन ग्रंथ कौन सा कहलाता है? तो ये है 14 पूर्व। 14 पूर्व जो है यह जैन ग्रंथों में सबसे पुराना है। अगला क्वेश्चन है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? नगरों की क्रमिक पतन ये है गुप्त काल की एक विशेषता। ठीक है, एक क्रमिक पतन क्या हो गया, एक एक करके इसका पतन होना। ये किसके काल में ये देखने को आपको ज्यादातर मिलता है? यह है गुप्त काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था? इत्सिंग बिहार कब आया ये आपको बताना है। तो इत्सिंग बिहार कब आया था? यह आया था 673 ईस्वी में। कब आया था इत्सिंग बिहार? ये 673 ईस्वी में बिहार आया था। इत्सिंग एक चीनी यात्री था और ये बौद्ध भिक्षु भी था। ठीक है, ये लगभग 671 से लेकर 695 तक 671 से लेकर 695 तक ये भारत में रहा और 675 ईस्वी में सुमात्रा के रास्ते हुए ये भारत पहुंचा था और ये बिहार में कब पहुंचा? 673 ईस्वी में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। विजयनगर के उस शासक का नाम बताना है जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। तो वो शासक कौन है विजयनगर का? वो शासक है हरिहर द्वितीय। कौन है? हरिहर द्वितीय। अगला क्वेश्चन है बिहार के सुप्रसिद्ध संत शफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? इंपॉर्टेंट है, बिहार के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध संत हुए जिसका नाम था शफुद्दीन मनेरी। ठीक है, यह किस संप्रदाय के समर्थक थे? किस संप्रदाय से? सूफी के किस संप्रदाय से ये बिलोंग करते थे? ये थे फिरदौसी। ये फिरदौसी के अनुयायी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो अंग्रेजों ने खान की उपाधि या अंग्रेज खान की उपाधि किसको दी थी? यह है कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस को किसके द्वारा अंग्रेज खान की उपाधि दी गई थी? तो जहांगीर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो वो क्षेत्र कौन सा था? तो वो क्षेत्र था बिहार। देखो सोरा अगर आप भूल भी जाओ, अफीम तो आपको याद होगा। ठीक है, तो अफीम कहां से वो लोग प्राप्त करते थे सर्वोत्तम क्वालिटी के? वो था बिहार। अगला क्वेश्चन है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। जब तक 1739 में नादिर शाह ने उसको लूटकर नहीं लेके गया। किसको? मयूर सिंहासन को। अगला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। तो बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कब हुआ था? ये हुआ था 1774 में। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? ये कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। किसको कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। अगला क्वेश्चन किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए? वो कौन थे? हुए थे इनका नाम नादार भी कहा जाता है इनको, या नादास्त्र यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो नादार के नाम से आप इनको जानो, नादार विद्रोह भी इनको कहा जाता है। तो इन्होंने मंदिर में प्रवेश को लेकर, मंदिर में प्रवेश के अधिकार को लेकर एक मांग की प्रस्तुति की थी जिसका जो रिजल्ट हुआ वो भयंकर दंगे के रूप में हुआ। अगला क्वेश्चन है अग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। चलिए एक तरफ से सारा स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। पहला है उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं। क्या अग्नेय चट्टान में जीवाश्म होते हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है। कम क्या, होते ही नहीं है। वे जल के लिए सरंध्र होते हैं? बिल्कुल नहीं, उसमें कोई भी रंध्र होता ही नहीं, यानी वो पोरस बिल्कुल भी नहीं होते हैं, नॉन पोरस होते हैं। अगला है वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होती है। ये हो सकता है। ठीक है,
वे क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय के रूप में मिल सकता है आपको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खुला है? भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक भोपाल में खुला है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष हम लोग 24 जनवरी को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को स्थान कौन सा प्राप्त हुआ है? ये हुआ है 80वां स्थान, यानी 88th पोजीशन मिला है भारत को भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ की है? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना ये आरंभ किया गया है यूपी सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये हुआ है 51वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वैश्विक प्रतिभा सूचकांक, इसमें भारत को 72वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान सप्ताह यानी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त तक। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं, क्यों? ऐसा क्यों है? प्रकाशीय दूरबीन से अच्छा रेडियो दूरबीन होता है, क्या कारण हो सकता है? जल्दी बताओ। ऑप्शन थोड़े लेंदी हैं पर पढ़ो और जल्दी बताओ क्या कारण हो सकता है इसका। क्या कारण हो सकता है? देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है? वे मंदाकिनियों यानी गैलेक्सियों का पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकते हैं। दूसरा है मेघाच्छादित परिस्थिति में भी काम कर सकते हैं। तीसरा है वे दिन और रात के दौरान काम कर सकते हैं। तो आपका सही आंसर जो है वह है उपर्युक्त सभी। ठीक है, ये सभी कंडीशन है, इस कारण से रेडियो दूरबीन ज्यादा अच्छे होते हैं प्रकाशीय दूरबीन से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया गया, बताइए यह सम्मान पाने वाले वे भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? 2019 में प्रणब मुखर्जी सहित 2 और लोगों को यानी टोटल 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कौन कौन थे वो थे प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। ठीक है, अब यहाँ आपको बताना है कि कितने राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। जल्दी बताओ कितने हैं? तो ये हैं 5वें राष्ट्रपति। इससे पहले 4 राष्ट्रपति को मिल चुका है। कौन कौन है वो? राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, उसके बाद वीवी गिरी है, ठीक है, जाकिर हुसैन है। तो ये 4 लोग हैं जिनको मिल चुका है इनसे पहले भारत रत्न। ठीक है, और अगर प्रणब मुखर्जी का बात करें तो कितने राष्ट्रपति थे ये? प्रणब मुखर्जी कितने राष्ट्रपति थे? जल्दी बताओ कितने राष्ट्रपति थे? ये थे 13 यानी 13वें राष्ट्रपति थे भारत के। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं डीबगिंग। क्या कहते हैं? डीबगिंग। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय विज्ञान एकेडमी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? भारतीय विज्ञान एकेडमी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? कौन बनी है? ये बनी है चंद्रिमा शाह। कौन बनी है? चंद्रिमा शाह। अगला क्वेश्चन है, परिणामित्र यानी ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस तरह के वोल्टेज में हम लोग करते हैं और किस काम के लिए हम लोग करते हैं? तो क्या काम है और कहाँ हम लोग यूज करते हैं? हम लोग ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ एसी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसके वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए, यहाँ पे सिर्फ बढ़ाने दिया हुआ है, बढ़ाने या घटाने दोनों के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सपोनिफिकेशन प्रक्रिया है जिसके द्वारा सपोनिफिकेशन प्रक्रिया के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? तो सपोनिफिकेशन प्रक्रिया साबुन बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। अभिक्रिया ऊष्मा क्या हो गया? हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कोई भी रिएक्शन होता है उसके दौरान जो हीट रिलीज होता है उसको हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं या अभिक्रिया ऊष्मा बोलते हैं। ठीक है, वह किस चीज़ पर निर्भर नहीं करती है? ऑप्शंस पढ़ो जल्दी जल्दी, लेंदी है थोड़ा ऑप्शन लेकिन आपको पढ़ना है, पढ़ो और आंसर करो जल्दी से। तो क्या होगा आपका सही आंसर? आपका सही आंसर है ये है बी। ठीक है, उस पथ पर निर्भर नहीं करता है जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, उस पथ पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन आपको याद रखना है किस किस चीज़ पर निर्भर करता है। अभिक्रिया के ताप पर निर्भर करता है, अभिकारकों और उत्पादकों की भौतिक स्थिति पर निर्भर करता है, और अभिक्रिया चाहे स्थिर दाब पर की गई हो या स्थिर आयतन पर की गई हो, इस चीज़ पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो हीट ऑफ रिएक्शन इन तीनों चीज़ों पर निर्भर करता है, और ये दो तरह का हो सकता है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, यानी एक में जिसमें हीट रिलीज हो और एक में जिसमें हीट अब्जॉर्ब हो। ठीक है, जिसमें अब्जॉर्ब होता है उसको हम लोग एंडोथर्मिक बोलते हैं, और जिसमें रिलीज होता है हीट उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है मूल्यवर्धित कर पहले लागू हुआ था। मूल्यवर्धित कर यानी वैट को सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तो वैट को सबसे पहले जर्मनी में लागू किया गया था। कहाँ किया गया था? जर्मनी में। ठीक है, सॉरी फ्रांस में, जर्मनी में नहीं, फ्रांस में। वैट को सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था 1954 में। ठीक है, कब लागू किया गया था? 1954 में। अगला क्वेश्चन है पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती है, यह कथन किसका है? पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती है, यह कथन किसका है? तो यह बाजार के नियम का कथन है। बाजार का नियम या किसने दिया? यह से ने दिया था। किसने दिया है? से ने। इसको से के बाजार के नियम के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मांग जन्य स्फीति एक स्फीति है। मांग जन्य स्फीति कैसी स्फीति है? कैसी स्फीति है? यह अधिक मांग द्वारा जनरेट किया गया स्फीति। ठीक है, अगर अधिक डिमांड होगा तो उससे भी क्या होगा? उससे भी इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन में क्या होता है? चीज़ों का कीमत बढ़ जाता है। चीज़ों का कीमत तब भी बढ़ सकता है जब उसका शॉर्टेज हो जाए सप्लाई में, या मांग बहुत अधिक हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गांधी को माना जाता है। गांधी को किस तरह का एक इंसान के रूप में जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, आपने ये क्वेश्चन पढ़ा भी होगा। गांधी को किस रूप में जाना जाता है? यह इनको दार्शनिक अराजकतावादी इंसान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संघवाद निकट है। तो भारतीय संघवाद किस देश के संघवाद के निकट है? तो हम लोगों ने कहाँ का संख्या प्रणाली अपनाया है? यह अपनाया है कनाडा का। तो भारतीय संघवाद कनाडा के संघवाद के निकट है। अगला क्वेश्चन है टाइम पत्रिका ने हाल ही में किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना है? पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसने? तो टाइम पत्रिका ने किसको चुना है? ये चुना है ग्रेटा थनबर्ग को। किसको चुना है? ग्रेटा थनबर्ग को। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसे हाल ही में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? नाडा का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? किसको किया गया? ये किया गया सुनील शेट्टी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? तो भारतीय संविधान में किस तरह का रिट आपको नहीं मिलता है? यहाँ पे टोटल 5 रिट मिलता है, उसमें व्यादेश करके कोई रिट नहीं है। ठीक है, परमादेश, प्रदेशेद, निषेध ये सब है, लेकिन व्यादेश नाम का कोई भी रिट हमारे संविधान में नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है, ये आपको बताना है। कौन सा शैवाल है वो है क्लोरेला। ठीक है, इसको स्पेस एल्गे के नाम से भी जाना जाता है। क्या? स्पेस एल्गे, याद रखना, स्पेस एल्गे। अगला क्वेश्चन है कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? आकर्षण बल आपको पूछा जा रहा है। आकर्षण बल दो न्यूट्रॉनों के बीच में कैसी होती है? कौन कौन सी बल होती है? जल्दी बताओ। तो यह है गुरुत्वीय और नाभिकीय बल। कौन कौन सा है? गुरुत्वीय बल हो सकता है और नाभिकीय यानी न्यूक्लियर फोर्स हो सकता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? ध्वनि तरंग में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? यह पोलराइजेशन या ध्रुवन, ये ध्वनि तरंग में नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर पोलराइजेशन की बात करें तो यह सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में ही उत्पन्न किया जा सकता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पोलराइजेशन जो फैक्टर है वह सिर्फ ट्रांसवर्स वेव का है,
ठीक है। और साउंड का अगर बात करें यानी ध्वनि का बात करें तो ध्वनि धैर्य, ठीक है, यह लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इस कारण से साउंड में पोलराइजेशन जो फंक्शन है वो नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को हाल ही में दुनिया का प्रमुख स्पोर्ट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन चुना गया है? स्पोर्ट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन किस शहर को चुना गया है? यह है अबू धाबी। अबू धाबी को अभी हाल ही में दुनिया का प्रमुख स्पोर्ट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए निम्न में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? यानी जो भी आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न होता है, जिस तरह से आप लोग एग्जाम देते हो, ठीक है, इसमें आपका 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन रहता है, तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन वाले क्वेश्चंस के लिए कौन सा मेथड हम लोग अपना सकते हैं? तो यह है OMR सीट जो आप यूज करते हो उसी का फुल फॉर्म दिया हुआ है, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिकॉग्निशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सेवा इंटरनेट प्रयोक्ताओं के एक समूह को किसी सामान्य विषय पर अपने विचारों का आदान प्रदान करने की सुविधा देती है? यानी एक ग्रुप में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो चारों ऑप्शन देखोगे तो आपको पता चलेगा। टेलनेट एक ऐसा है जिसको हम लोग इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए एक ग्रुप के अंतर्गत इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है किस बल के द्वारा? अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेफाइट जो है वो लेयर रूप में होता है, ठीक है, इस तरह से ग्रेफाइट होता है। तो एक दूसरा लेयर आपस में किस फोर्स से जुड़ा हुआ होता है ये आपको बताना है। तो यह वंडरवाल फोर्स के द्वारा जुड़ा होता है और यह बहुत ही कमजोर फोर्स है, इसको वीक फोर्स के कैटेगरी में रखते हैं। इसी कारण से ग्रेफाइट जो है वो आसानी से एक दूसरे से लेयर बाय लेयर अलग हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कुद्रेमुख से पाइपलाइन द्वारा ले जाए जा रहे लौह अयस्क यानी इसको स्लरी कहा जाता है, इसका गंतव्य स्थल निम्न में से कौन सा है? तो कुद्रेमुख से जो स्लरी को लाया जाता है, कहाँ लाया जाता है ये आपको बताना है। कहाँ लाया जाता है? ये लाया जाता है मंगलूर। कहाँ लाया जाता है? मंगलूर। कुद्रेमुख से मंगलूर लाया जाता है लौह अयस्क स्लरी को। अगला क्वेश्चन है, निम्न भू आकृति युग्मों में कौन सही नहीं है? इसमें से बताओ किस चीज के द्वारा कौन सा आकृति नहीं बनता है, ये आपको बताना है। जल्दी बताओ। सर्ग के द्वारा हिमनद, संयोजी भित्ति तरंग, डेल्टा नदी या घोल रंध्र वायु। यानी हिमनद के द्वारा सर्ग बनाया जाता है, क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये सही है। दूसरा है तरंग के द्वारा संयोजी भित्ति बनाया जाता है, क्या ये सही है? ये भी सही है। तीसरा है नदी के द्वारा डेल्टा बनाया जाता है, क्या ये सही है? ये भी सही है। चौथा है वायु के द्वारा घोल रंध्र बनाया जाता है, ये गलत है, ठीक है। तो आपका सही जो आंसर है वो हो जाएगा डी, घोल रंध्र वायु नहीं पानी के द्वारा बनाया जाता है, जल के द्वारा, ठीक है, पानी के द्वारा बनाया जाता है घोल रंध्र। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, सेडेराइट किसका अयस्क है? सेडेराइट किसका अयस्क है? किसका अयस्क है? यह आयरन यानी लोहा का अयस्क है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साधारण जुकाम पैदा किया जाता है। साधारण जुकाम पैदा किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, साधारण जुकाम किसके द्वारा पैदा किया जाता है? वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा। और डी है आपका ए और बी दोनों, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगर वायरस और बैक्टीरिया दोनों में से कोई एक चुनना हो तो आपका आंसर होगा वायरस, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है तो आपको दोनों देखना है, ठीक है। देखो सिम्टम्स भी दोनों का सिमिलर होता है। कुछ ऐसे कोल्ड है, ठीक है, कॉमन कोल्ड हम लोग इसको बोलते हैं साधारण जुकाम, ये आपका वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, ठीक है, दोनों होता है। लेकिन जनरली जो आप लोगों को होता है वह वायरल ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है, दोनों में से कोई एक चुनना होगा तो वायरल चुनोगे, लेकिन दोनों अगर ऑप्शन में है दिया हुआ तो आपका आंसर वही होगा। अगला क्वेश्चन है, अवस्तंभ मूल पाए जाते हैं। अवस्तंभ मूल कहाँ पाए जाते हैं, किस वृक्ष में पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। किस वृक्ष में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं बरगद में, ठीक है। वो देखते नहीं हो अलग से लटका हुआ जो जड़ होता है उसका, ठीक है, वही है अवस्तंभ मूल। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी अनिवार्य है। विटामिन डी किस चीज से बचने के लिए अनिवार्य है? विटामिन डी की कमी से आपको हड्डी का बीमारी हो सकता है, ठीक है, बच्चों में भी होता है रिकेट्स, ठीक है। तो विटामिन डी से बचने के लिए विटामिन डी किसको बचाने के लिए काम आएगा, किस चीज से बचने के लिए? तो यहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस देखो, ऑस्टियो वर्ड जहाँ आया हड्डी आपका वहीं पे आ गया,
ठीक है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए विटामिन डी जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? संरचनाओं का कौन सा युग्म दोनों में पाया जाता है, पादप में भी और जंतु में भी? कौन कौन सा चीज है वो? देखो, पहला है कोशिका भित्ति, तो ये तो होगा नहीं, कोशिका भित्ति खत्म हो गया। न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट भी दोनों में नहीं होता है। अंतर्द्रव्यी जालिका और कोशिका कला, इसको छोड़ देते हैं। कोशिका कला और कोशिका भित्ति, ये भी नहीं होगा। अब आप कुछ नहीं जान रहे थे, फिर भी आपने कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट के सारे आंसर अपना कर लिया, आपका आंसर सही होगा, ठीक है। इसमें से अंतर्द्रव्यी जालिका ये जो है, ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कोशिका कला ये सेल मेम्ब्रेन हुआ, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये दोनों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से समजात अंग हैं? कौन से समजात अंग हैं? देखो, समजात और समरूप ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, इसमें अब भूल मत करना आप। समजात क्या होता है? देखो, जात का मतलब क्या हुआ? अगर आप किसी एक जात को बिलोंग करते हो तो आप कैसे पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, उससे मतलब नहीं है। आपका पैदाइश कभी चेंज नहीं होगा, मतलब आपका जात कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज़ का कि अगर आप जात, हम लोग कैसे डिनोट करते हैं किसी को? अगर उसके नाम के पीछे वो चीज़ लग रहा है, यानी उसका जो संरचना हुआ है वो उसी जगह से हुआ है, वैसे ही हुआ है, तो उसको हम लोग समजात बोल देते हैं, एक ही जात का है। समरूप का मतलब क्या हो गया? समरूप कोई भी हो सकता है, यानी कोई भी देखने में एक जैसा हो, वो अपने कर्म से जैसा हो, काम से। देखने मतलब कोई नेता है तो सब नेता एक जैसा देखने में लग रहा है, आईएएस ऑफिसर एक जैसा देखने में लग रहा है। तो जो एक लेवल में काम कर रहा है, जो उसका फंक्शन है, उस हिसाब से हम लोग उसको समरूप बोल सकते हैं। लेकिन एक डीएम हो या एक चपरासी हो या एक प्रेसिडेंट हो, सबका जात एक ही होगा, वो जात कभी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। उसको हम लोग समजात बोलते हैं। क्लियर है? जो संरचना में एक जैसा हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है आपके ऑप्शंस। कीटों और पक्षियों के पंख, मछली और बिल्ली की पूंछ, मगर की त्वचा और पक्षियों के पंख, घोड़ा और आदमी का अग्रपाद। तो इसमें से समजात कौन सा है, ये आपको बताना है। कौन सा है आपका समजात? इसमें से समजात है घोड़े और आदमी का अग्रपाद। घोड़ा का जो आगे वाला पैर होता है और आदमी का आगे वाला पैर होता है, ये दोनों समजात है, यानी एक ही जात है, यानी एक ही तरह से उत्पत्ति हुआ है दोनों का, ठीक है। अगर कीटों और पक्षियों के पंख का बात करें, कीटों और पक्षियों के पंख का बात करें, तो यह समरूप है, यानी इनका काम समान है। कीटों का पक्षियों का पंख एक फंक्शन, एक तरह का काम करता है, लेकिन दोनों का उत्पत्ति जो है अलग अलग साधनों से हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार निशाने पाकिस्तान किसे मिला था? निशाने पाकिस्तान किस भारतीय प्रधानमंत्री को दिया गया था? ये दिया गया था मोरारजी देसाई को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 129वां, ठीक है। मानव विकास सूचकांक में भारत को 129वां स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस यानी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे हर वर्ष मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस ये हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है पटियाला में। इसको कंफ्यूज मत करना, बहुत बच्चे इसमें कोलकाता मार देते हैं, ठीक है। तो आपका सही आंसर है पटियाला, पटियाला पंजाब में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पाने वाले एकमात्र नेता कौन है? एकमात्र नेता जो केंद्रीय गृह मंत्री रहते हुए भारत रत्न पाया लिया उन्होंने, तो वो कौन है? वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, मुल्लई पेरियार बांध किनके बीच विवाद का विषय है? मुल्लई पेरियार बांध किन दो राज्यों के बीच विवाद का कारण है? तो एक राज्य केरल और दूसरा राज्य है तमिलनाडु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुल्लई पेरियार बांध किनके बीच विवाद का विषय है? मुल्लई पेरियार बांध केरल और तमिलनाडु के बीच विवाद का विषय है।
अगला क्वेश्चन है बेबी रानी मौर्य कहाँ की राज्यपाल है? बेबी रानी मौर्य कहाँ की राज्यपाल है? यह उत्तराखंड की राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा निम्न में से किसके साथ नहीं लगती है? पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है आपको बताना है। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के साथ लगती है इसकी सीमा, कर्नाटक के साथ नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है फुलेरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप है, इसके हैं कितने परमाणु? फुलेरीन क्या है? यह एक एलोट्रॉप है कार्बन का, ठीक है, जिसको खोजा गया है अभी हाल ही के वर्षों में। अब आपको यह बताना है कि इसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो इसमें टोटल कितने परमाणु होते हैं? टोटल 60 परमाणु होते हैं, यानी 60 कार्बन परमाणु इसमें होते हैं। अगला क्वेश्चन है वह धातु कौन सा है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाता है? वह धातु कौन सा है जो अपने ही ऑक्साइड के परत से सुरक्षित हो जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या है ये। क्या हुआ कि देखो वो धातु जो है उसका ऑक्साइड उस पे एक लेयर का काम करता है और फिर इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो वह एल्यूमिनियम है। वह कौन है? वह है एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है फैलेरिया पैदा किया जाता है। फैलेरिया किसके द्वारा पैदा किया जाता है? फैलेरिया पैदा किया जाता है वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई से। किससे? वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई से। अगला क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्टिंग के लिए कंपोस्टिंग मिश्रण की अधिकतम आर्द्रता मात्रा है। वर्मी कंपोस्टिंग जो किया जाता है उसमें से ह्यूमिडिटी लगभग कितना होना चाहिए या मैक्सिमम कितना होना चाहिए? तो इसमें ह्यूमिडिटी कंटेंट लगभग 40% होना चाहिए, अधिक से अधिक। अगला क्वेश्चन है जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया कहलाते हैं। तो जल की उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है विसंक्रमण। क्या कहलाती है? विसंक्रमण या डिसइंफेक्शन प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है पेयजल में अवशिष्ट क्लोरीन अनुपात सांद्रता mg/लीटर में होता है। यानी पेयजल हम लोग जो जल पीते हैं इसमें से क्लोरीन का कितना % हो सकता है, उसका क्लोरीन का जो कंटेंट है, ठीक है, वह कितना हो सकता है? तो वह लगभग 4 mg यानी मिलीग्राम/लीटर हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कोशिरुकियों में सीसा विषाक्तता की निम्न विशेषता नहीं है। कोशिरुकियों में सीसा विषाक्तता यानी लेड पॉइजनिंग जो होता है उसके कारण से क्या नहीं हो सकता है, ये आपको बताना है। क्या नहीं हो सकता है? तो यह है मेट हीमोग्लोबिनिया, ठीक है, मेट हीमोग्लोबिनिया। ये सीसा विषाक्तता यानी लेड पॉइजनिंग से नहीं हो सकता है। रेस्ट आपको सब चीज़ देखने को मिल सकता है उस इंसान में जिसमें लेड पॉइजनिंग हुआ है, और रक्तता मिल सकता है, उसके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आपको मिल सकता है, उसके किडनी में प्रॉब्लम मिल सकता है, लेकिन ये मेट हीमोग्लोबिनिया ये आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय जल सेना का अध्यक्ष कौन है? भारतीय जल सेना का अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यह है एडमिरल करमवीर सिंह। कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। अगला क्वेश्चन है भारत सदस्य नहीं है। इन 4 ग्रुपों में से भारत किसका सदस्य नहीं है? तो भारत G20 का सदस्य है, सार्क का सदस्य है, UN का सदस्य है, तो G7 का सदस्य नहीं है। तो ओके गाइस, तो ये था आज का टॉप 100 क्वेश्चन। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।